देश की 9 रत्न कंपनियों में से एक भिलाई स्टील प्लांट में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। इस हादसे में 6 अफसरों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। खबरों के मुताबिक पंप हाउस में हादसा मरम्मत के दौरान हुआ, जिसके बाद गैस पाइपलाइन फट गई। हादसे के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस का रिसाव शुरू हो गया था। फिलहाल रिसाव पर काबू पाया जा चुका है। स्टील प्लांट में हादसा शाम 6:10 पर हुआ। स्टील प्लांट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्लांट के पंप हाउस नंबर 2 में मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। अचानक हुए इस हादसे के बाद पूरे प्लांट में अफरा तफरी मच गई। इसके पहले किसी को कुछ समझ में आता, गैस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जल्दबाजी में लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन तब तक गैस अपना काफी असर दिखा चुकी थी। गैस रिसाव में मारे गए लोगों में 2 उप महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती लोगों में से 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद से स्टील प्लांट में पूरी चौकसी बरती जा रही है। हादसे की जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्लांट के अधिकारी हादसे का कारण ढूंढने में जुटे हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने स्टील प्लांट में हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही मामले की जांच के लिए स्टील प्लांट उच्च स्तरीय समिति का गठन भी कर रही है। महंगाई रोकथाम के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के 7 मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। ये बैठक पीएमओ में दोपहर 3 बजे होगी। बैठक का एजेंडा महंगाई रोकने के उपाय करने के साथ ही कम बरसात और सूखे की आशंका से निपटने के लिए कार्य योजना बनाना होगा। बैठक में कृषि मंत्रालय से जुड़े खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य आपूर्ति, लोक वितरण जैसे मंत्रालयों की कार्य योजना पर चर्चा होगी। इस बैठक में सभी मंत्री प्रधानमंत्री को अपनी कार्य योजना पर प्रेजेंटेशन देंगे। सूखे से निपटने की जिम्मेदारी पर कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी मोदी कैबिनेट के 2 मंत्रियों राधा मोहन सिंह और रामविलास पासवान पर सबसे ज्यादा होगी। राधा मोहन जहां कृषि मंत्रालय संभाल रहे हैं, वहीं रामविलास पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय संभाल रहे हैं। गौरतलब है कि 2012 से महंगाई दर लगातार 8% से ऊपर बनी हुई है। ऐसे में इस बार कम बरसात हुई या सूखा पड़ा तो खाने पीने की चीजों के दामों में और इजाफा होना तय है। इधर मोदी सरकार महंगाई काबू करने के उपाय खोज रही है, तो उधर प्याज ने अभी से रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मुंबई में 1 जून को प्याज 10 से 15 रुपए प्रति किलो बिक रहे थे, लेकिन अब खुदरा बाजार में उसी प्याज का दाम 25 से 30 रुपए के बीच आ गया है। यानी प्याज 2 गुने से 2.5 गुना ज्यादा तक महंगी हो गई है। खुदरा बाजार सहित थोक बाजार में भी प्याज का भाव चढ़ा हुआ है। मुंबई में वाशी के थोक बाजार में प्याज की कीमत 13 से 18 रुपए तक खुली। इसमें खराब क्वालिटी की प्याज 13 रुपए की दर से, जबकि अच्छी क्वालिटी वाली 18 के भाव से बिक रही है। बीच में अभी 1.5-2 महीना पहले गारबीट हुआ बहुत सारे मतलब महाराष्ट्र में। उसकी वजह से कांदे का फसल में बहुत नुकसान हो गया है। और उसके अंदर मतलब वो कांदा ऐसा हो गया कि ऊपर से अच्छा दिखता है तो रख नहीं सकते ज़्यादा दिन, वो खराब हो गया कांदा। उसकी वजह से जो अच्छा माल है उसका रेट बढ़ गया है। लेकिन जो खराब वाला कांदा वो भी कम से कम कितने बिक रहा है? वो खराब वाला बिकता है 18 रुपया, ऐसा 18-20 तक ऐसा बिकता है। और जो अच्छे से अच्छा वाला कितने बिक रहा है? अच्छे से अच्छा 30 रुपया, 28 रुपया, 30 रुपया ऐसा बिक रहा है। क्वालिटी डैमेज आ रही है। क्यों, मतलब बारिश की वजह से? गारपीट की वजह से। और अभी मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि इस साल बारिश बहुत कम होगी, तो इसका असर प्याज के आने पे, सप्लाई पे और फिर बिकने में कितना पड़ेगा? असर तो आएगा। आगे जाके वापस से 20 रुपये वाला प्याज जो है वो 30 रुपये तक बिकेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए संघ रिमोट कंट्रोल की भूमिका में नहीं है, बल्कि हम लोगों में जागृति फैलाने का काम करते हैं। भागवत नागपुर में चुनाव के बाद पहली बार संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। भागवत ने बिना पार्टी और मोदी का नाम लिए कहा कि जो बदलाव चाहते थे वो आ गया है और ये बदलाव अच्छा है। भागवत ने कहा कि इस बार भारत ने उसको वोट दिया है जिसे वो इसका हकदार समझता था और इस सरकार में बेहतर बदलाव करने की क्षमता है। दिल्ली वालों को बीती रात भी बिजली कटौती ने तंग किया। पूर्वी दिल्ली में रात 10 बजे से ही बिजली कटी रही, जिसकी वजह से लोगों ने सड़कें जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया। मंडावली इलाके में लोग सड़कों पर उतर आए और मंगलम रेड लाइट चौक पर जाम लगा दिया। लोगों का कहना है कि पिछले 6 दिनों से बिजली कटौती की समस्या लगातार बनी हुई है। सर 5 घंटे लाइट नहीं है, डेली 5-6 घंटे का पावर कट हो रहा है। पानी आने का टाइम होता है, जब पानी आने का टाइम होता है तब लाइट, जब पानी भरने का।
बिजली की कमी से हाहाकार कर रहे लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। सूत्रों के मुताबिक अधिकांश बिजली घरों में कोयले की कमी से हालात और खराब हो सकते हैं। बिजली संकट के चलते उत्तर भारत में ब्लैकआउट का खतरा बढ़ गया है। सूत्रों की माने तो कोयले से चलने वाले 50 से ज्यादा पावर प्लांट्स को, जिन खदानों से कोयले की सप्लाई की जाती है, वहां सब कुछ ठीक नहीं है। अगर पावर प्लांट्स को वक्त पर कोयला न मिला तो हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को झेलना पड़ सकता है ब्लैकआउट। हालांकि मोदी सरकार के केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये तो माना कि कोयले की सप्लाई में दिक्कत है, लेकिन भरोसा जताया कि देश में ब्लैकआउट का खतरा नहीं आने दिया जाएगा। सियासी उलझनों और विरोध प्रदर्शनों में फंसा उड़ासी का महानदी कोलफील्ड सिर्फ 67% कोयले की ही सप्लाई कर पा रहा है। नतीजा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा कुछ एनटीपीसी प्लांट्स को भी पर्याप्त कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में भी पिछले 2 महीनों से ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद है और इस वजह से कोयले की सप्लाई पर असर पड़ा है। नतीजा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और एनटीपीसी के कुछ और पावर प्लांट संकट में हैं और ये राज्य अंधेरे में डूब सकते हैं। सूत्रों की माने तो नॉर्दर्न कोलफील्ड को लेकर भी बड़ा संकट है। कोयला ढोने वाला बेल्ट टूट गया है और इसे रिपेयर की जरूरत है और जब तक ये दुरुस्त नहीं होता, कोयले से चलने वाले कई पावर प्लांट्स को सप्लाई बाधित रहेगी। नतीजा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पर है बड़े ब्लैकआउट का खतरा। हम यही कहेंगे कि पावर प्लांट्स को जितनी कोयले की आवश्यकता है और सीसीएल को जितना कोयला आपूर्ति करना चाहिए था, उतना कोयला आपूर्ति सीसीएल ने किया है और भविष्य में भी करेगा। मुंबई में आज फिर से हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 11:30 बजे के करीब समुद्र में 4.5 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए बीएमसी ने लोगों को बीच पर न जाने की सलाह दी है। पुलिस ने भी समुद्र के किनारे वाले इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। एहतियात के तौर पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है। गुरुवार को मुंबई में प्री मानसून ने दस्तक दे दी। अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र नेनोक नामक चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो गया, जिस कारण समंदर में 9 फीट ऊंची लहरें उठी और मुंबई के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। समंदर का पानी वर्ली के घरों और शिवाजी पार्क में सड़कों पर आ गया था। समंदर में उठी ऊंची लहरें जैसे ही मुंबई के तट से टकराईं तो सड़कों पर पानी आ गया। उछलती लहरों का लुत्फ उठाने में भी मुंबईकर पीछे नहीं रहे। इस खूबसूरत नज़ारे को कैद करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग कैमरा लेकर पहुंचे। वहीं बच्चों ने भी लहरों का जमकर मजा उठाया। सड़कों पर भरे पानी की वजह से यातायात भी कुछ समय के लिए बाधित हो गया। गेटवे ऑफ इंडिया जैसे समंदर किनारे के कई पर्यटन स्थलों को पुलिस ने आनन फानन में खाली करा लिया और कुछ देर के लिए वहां पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी। कई सड़कों पर ट्रैफिक भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया। समंदर किनारे बसे मछुआरों के घरों को इस तूफान से काफी नुकसान हुआ है। दादर, नरीमन पॉइंट, गेटवे ऑफ इंडिया, वर्ली सी फेस में भी समंदर किनारे की सड़कों पर पानी आ गया। कई इलाकों में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि वहां खड़े वाहन पानी में आधे डूब गए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने बलात्कार किया। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर नामजद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पीड़ित लड़की की मेडिकल रिपोर्ट के इंतजार में है। मामला गोंडा के करनैलगंज कस्बे का है, जहां कक्षा 7 में पढ़ने वाली बच्ची को उसके घर के सामने रहने वाला अगवा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। यूपी के गोंडा के एक और गांव में नाबालिग लड़की के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप किया। मामला गोंडा के इटियाथोक थाने के एक गांव का है। इस मामले में भी आरोपियों ने लड़की का अपहरण कर उसके साथ रेप किया। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब लड़की अपने घर से शौच के लिए निकली थी। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं। नोएडा के थाना 58 क्षेत्र के कनवानी गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि एक युवक लड़की को उसका आधार कार्ड बनवाने के बहाने अपने घर ले गया और वहां पहले से मौजूद अपने एक साथी के साथ उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद दोनों ने पीड़ित लड़की को घंटों बंधक बनाकर रखा।
फीफा वर्ल्ड कप 2014 के पहले मैच में ब्राजील ने बाजी मार ली। रोमांचक मुकाबले में ब्राजील ने क्रोएशिया को 3-1 से हराया। ब्राजील की तरफ से नेमार ने 2 और ऑस्कर ने 1 गोल किए। इस जीत के साथ ही ब्राजील के खाते में 3 अंक जुड़ गए हैं। ब्राजील की तरफ से नेमार ने 29वें मिनट में पहला गोल किया। दूसरा गोल भी नेमार ने ब्राजील की तरफ से खेल के 71वें मिनट में किया। मैच के आखिरी मिनट में तीसरा गोल ब्राजीलियन खिलाड़ी ऑस्कर ने किया। ऑस्कर के इस गोल से ब्राजील 3-1 के फासले पर आ गई और उसकी जीत पक्की हो गई। हालांकि मैच का पहला गोल शुरुआती मिनटों में ही क्रोएशिया के खाते में गया। बिना मेहनत का ये गोल क्रोएशिया को ब्राजीली खिलाड़ी मार्सेलो की गलती से मिला। मार्सेलो का पैर लगने से बॉल ब्राजील के ही गोल पोस्ट में दाखिल हो गई, जिससे वर्ल्ड कप का पहला गोल क्रोएशिया के नाम हो गया। ब्राजील के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी खिलाड़ी ने खुद अपनी ही टीम के खिलाफ गोल किया। ब्राजील में फुटबॉल वर्ल्ड कप का शानदार ढंग से आगाज हुआ। रंगारंग कार्यक्रम में पिटबुल, जेनिफर लोपेज समेत 600 कलाकारों ने हिस्सा लिया। इसमें ब्राजील की संस्कृति से जुड़े नाच और उसके परंपरा को पेश करने वाले रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। हालांकि इस रंगारंग कार्यक्रम के दौरान भी बाहर फुटबॉल विश्व कप के आयोजन का विरोध होता रहा, लेकिन फुटबॉल की मस्ती में डूबे दीवानों के शोर में विरोध की आवाज दब गई।